Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello everyone, how are you? I think you will be fine. I am Neelam and I welcome to all of you to our study channel कौटिल्य स्टडी जोन। आज का हमारा हिस्ट्री का 10 चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है ट्रेडर्स, किंग एंड पिलग्रिमेज। यानी हम जो एंशिएंट टाइम के अंदर कौन कौन से ट्रेड जो है वो किए जाते थे और इसके साथ साथ जो किंग्स और पिलग्रिमेज जो है उनसे हमें क्या क्या नॉलेज जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उनके बारे में हम देखेंगे कि हमारे एंशिएंट इंडिया के बारे में वो क्या फीचर्स जो है वो और इन्फॉर्मेशन जो वो प्रोवाइड करते हैं। देखिए हाउ टू फाइंड अबाउट द ट्रेड एंड ट्रेडर्स, यानी ट्रेडर्स और ट्रेड के बारे में हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए मेनली बात करें हम साउथ इंडिया के अंदर, तो उस टाइम पे जो साउथ इंडिया था वो काफ़ी फेमस था गोल्ड के लिए और जो स्पाइसेस वगैरह जो मसाले वगैरह होते हैं, स्पाइसेस जो स्पेशली जो पेपर है, पेपर मतलब जो काली मिर्च, जिसको काली मिर्च बोलते हैं जिसको, उसके लिए काफ़ी ज़्यादा जो है ये फेमस था। और प्रीसियस स्टोन्स, काफ़ी जो बहुमूल्य जो रत्न होते हैं उनके लिए काफ़ी फेमस था। पेपर जो है उसको पार्टिकुलरली एक्सपोर्ट किया जाता था रोमन एम्पायर के अंदर और वहाँ पर इसको ब्लैक गोल्ड के रूप में जाना जाता था। मतलब काफ़ी ज़्यादा जो है ये फेमस था, इसको रोमन एम्पायर के अंदर काफ़ी ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता था। तो देखिए जो पेपर है और ये जो चीज़ें हैं वो ट्रेडिंग की जाती थी उनकी, इनको किसके थ्रू बेचा जाता था, तो यहाँ पर जो है शिप्स का यूज़ किया जाता था अक्रॉस द सीज एंड बाय द लैंड के थ्रू भी जाते थे इन कारवांस, यानी कारवां बना के लैंड के थ्रू भी जाते थे और शिप्स के थ्रू भी जो है सी के थ्रू जाया जाता था। अब देखिए कि जो रोमन गोल्ड कॉइन्स हैं वो काफ़ी सारे उनके एविडेंसेस जो हैं हमें साउथ इंडिया से मिले हैं। तो इससे पता लगता है कि जो साउथ इंडिया का ट्रेड जो है वो रोमन एम्पायर के साथ काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता था। और इसमें जो ट्रेडर थे वो उन्होंने ही सी रूट्स की जो है खोज की है, क्योंकि वो जो है टाइम पर जो है ट्रेडिंग के लिए अलग अलग रास्तों से जो है जाते थे और अपना सामान पहुंचाते थे। इसी वजह से जो मोस्टली जो सी रूट्स हैं वो इनके द्वारा ही एक्सप्लोर किए गए हैं। यहाँ पर एक ट्रेड के बारे में एक पोएम दी गई है, जो कि पोएम जो है वो कहाँ से मिली हमें, जो संगम लिटरेचर है उसके अंदर, एक संगम लिटरेचर के अंदर ये पोएम दी गई है। और ये जो है बताती है कि पुहार एक जो है बंदरगाह था, पोर्ट था एक, जो कि तमिलनाडु के अंदर है, जिसको आजकल कावेरीपत्तनम के नाम से भी जाना जाता है और पूमपुहार के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इसका एंशिएंट नेम था। तो ये जो है ईस्ट कोस्ट के अंदर, यानी तमिलनाडु की जो ईस्ट कोस्ट है, यानी यहाँ पर इस तरीके से जो नीचे वाला पोर्शन है तमिलनाडु का, यहाँ पर इस कोस्ट के ऊपर मिलता है। तो देखिए इसके बारे में बताया गया है कि इस जो ये पुहार जो पोर्ट था, इसके ऊपर कौन कौन सी गुड्स जो हैं वो लाई जाती थी सी के थ्रू। तो देखिए इसके अंदर बात की गई है स्विफ्ट ब्रेंचिंग जो हॉर्सेस हैं वो लाए जाते थे बाय सी इन शिप्स के अंदर लेके आए जाते थे जो हॉर्सेस थे। बेल्स ऑफ ब्लैक पेपर इन कार्ट्स के थ्रू जो है वो लाई जाती थी। जो ब्लैक पेपर होती है, काली मिर्च, इस कोस्ट के ऊपर लेकर आई जाती थी, पोर्ट के ऊपर, और फिर इसको जो है बाहर जो रोमन एम्पायर और दूसरी कंट्रीज़ के अंदर जो इसको सेल किया जाता था। जेम्स एंड गोल्ड्स बोर्न इन द हिमालयाज, जो जेम्स जो रत्न वगैरह होते थे, गोल्ड होता था, वो हिमालयाज रीजन से आता था। सैंडलवुड जो है वो वेस्टर्न हिल्स, यानी जो वेस्टर्न घाट की जो हिल्स हैं वहाँ से आता था सैंडलवुड, जो चंदन बोलते हैं जिसको हम। आगे पल्स की अगर हम बात करें तो ये सदर्न सी, जो नीचे वाले जो सदर्न सी है वहाँ से आता था। अगर कोरल्स की बात करें तो ये ईस्टर्न ओशियन जो है वहाँ से आता था। जो एल्ड ऑफ गंगा के अंदर जो पैदावार होती थी वो, और इसके साथ साथ क्रॉप फ्रॉम द कावेरी जो बेसिन है उसके अंदर जो क्रॉप्स वगैरह पैदा होती थी वो इस पोर्ट तक लेकर आई जाती थी। फूड स्टफ फ्रॉम द श्रीलंका से लाया जाता था फूड स्टफ। पोट्री फ्रॉम द म्यांमार से पोट्री आती थी, और अदर जो रेयर और रिच इंपोर्ट्स भी यहाँ पर होते थे। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि कंट्री के अलग अलग हिस्से से, और इसके साथ साथ जो है हमारी खुद के सब कॉन्टिनेंट जो है हमारी कंट्री है उसके अलग अलग हिस्सों से, और दूसरी अदर जो कंट्रीज़ हैं सी के थ्रू वहाँ पे भी अलग अलग हिस्सों से ये पुहार जो पोर्ट है यहाँ पर जो है सामान को, गुड्स को लाया जाता था। तो ये जो एविडेंस है वो कहाँ से मिले हमें, संगम जो लिटरेचर है उसके अंदर जो पोएम कंपोज की गई हैं उनके अंदर से ये एविडेंसेस मिलते हैं। अब हम बात करते हैं न्यू किंगडम्स के बारे में, जो कि कोस्ट के अलोंग एस्टेब्लिश किए गए थे। तो देखिए कोस्ट के साथ साथ जो है किंगडम को क्यों एस्टेब्लिश किया जाता था, क्योंकि जो है मेनली जो राजा वगैरह होते थे वो जो है एक तो रिवर का जो फर्टाइल एरिया होता है, जो डेल्टा वाला रीजन होता है, जो रिवर का वैली वाला रीजन होता है, और इसके साथ साथ जो सी वाला रीजन है जिसके थ्रू दूसरे कंट्रीज से ट्रेड किया जा सकता था,
तो इनके ऊपर क्या करते थे, अपना आधिपत्य जमाना चाहते थे, क्योंकि जिनके पास ये एरिया जो है होता था वो ही क्या बन जाते थे, रिच और पावरफुल बन जाते थे, क्योंकि ये अपना सामान जो है दूसरी कंट्रीज में आराम से जो है वो सेल कर सकते थे पोर्ट का यूज़ करके। और इसके साथ साथ जो रिवर वैलीज़ होती हैं जहाँ पर काफ़ी फर्टाइल एरिया होता है, तो वहाँ पर एग्रीकल्चर काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, तो वहाँ से इनका टैक्स कलेक्शन भी काफ़ी अच्छे से हो जाता था। या फिर जो पीपल थे, लोग भी थे, इनको ट्रिब्यूट के रूप में दे देते थे अगर उनकी फसल वगैरह अच्छी होती थी, अगर उनका ट्रेड अच्छा होता था। तो इस तरीके से जो वो राज्य होता था वो काफ़ी ज़्यादा रिच और पावरफुल हो जाता था, जिसके ऊपर जिनका जो है रिवर वैलीज़ के ऊपर और कोस्टल एरिया के ऊपर ज़्यादा आधिपत्य होता था। तो देखिए संगम लिटरेचर के अंदर एक वर्ड यूज़ किया गया, एक टर्म यूज़ की गई है जिसको बोलते हैं मूवेंदर। देखिए मूवेंदर का मतलब है, ये तमिल वर्ड है जिसका मीनिंग दिया गया है 3 चीफ्स, यानी 3 चीफ जो कि रूलिंग फैमिली से बिलोंग करते थे। ये हेड थे इन रूलिंग फैमिलीज़ के। तो इनके अंदर कौन थे 3 चीफ्स, कौन थे, चोला, चेरा एंड पांड्यास, जो कि रूलिंग फैमिलीज़ हैं, इनसे जो बिलोंग करते थे। तो उनको मूवेंदर नाम दिया गया था। इन तीनों जो डायनेस्टी थी, ये चोला, चेरा, पांड्या, तो इनके जितने भी मतलब जो चीफ्स हुए तो उनको मूवेंदर के नाम से डिनोट किया जाता था। और ये जो है साउथ इंडिया के अंदर जो है फ्लोरिश हुए थे, पावरफुल राज्य के रूप में उभर कर आए थे अराउंड 2300 ईयर एगो। तो उस टाइम पर जो है सदर्न रीजन के अंदर, ये जो है इस रीजन के अंदर चोला, चेरा, पांड्या 3 जो डायनेस्टीज़ हैं वो यहाँ पर उभर कर आई। अब देखिए ये जो 3 चीफ्स थे, इनके 2 पावर ऑफ सेंटर होते थे, हर एक के 2-2 सेंटर होते थे। टोटल मिलाकर 6 जो है इंपॉर्टेंट क्या थे, पावर ऑफ सेंटर थे। एक होता था इनका इनलैंड, जो इनलैंड लैंड एरिया के अंदर होता था, और एक होता था कोस्ट के ऊपर, यानी जो मेन इंपॉर्टेंट पोर्ट का नाम दे दिया जाता था, जिसके थ्रू जो है पूरा का पूरा व्यापार दूसरी कंट्रीज़ के साथ किया जाता था। इनलैंड जहाँ पर अंदर की तरफ जो इम्पोर्टेंट सिटी होती थी वो। तो इस तरीके से टोटल मिलाकर 6 जो हैं वो सिटीज़ हुआ करती थी इनकी, और हर एक जो है किंग की तो 2 सिटीज़ जो हैं इनके द्वारा एस्टेब्लिश की जाती थी, जो कि एक इनलैंड होती थी और दूसरी जो है कोस्टल एरिया के अंदर होती थी। तो देखिए इन 6 सिटीज़ के अंदर से 2 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आती हैं, जिसमें एक पुहार, जिसको कावेरीपत्तनम के नाम से भी जाना जाता है, जो कि एक तरीके से चोला जो किंगडम था उनके लिए पोर्ट के रूप में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। अभी हमने देखा कि पुहार के अंदर जो है संगम लिटरेचर के अंदर जो पोएम लिखी गई थी, पुहार के अंदर क्या क्या जो है सामान को इंपोर्ट किया जाता था, वहाँ पे कौन कौन सी गुड्स लेकर आई जाती थी, ये हमने उस पोएम के थ्रू देखा था। तो आप देख सकते हैं कि ये क्या था, एक पोर्ट था। और आगे देखिए मदुरई जो है ये कैपिटल थी। ये कैपिटल किसकी थी, पांड्यास की। पांड्यास रूलर हैं, उनकी कैपिटल थी। तो इस तरीके से ये 2 जो हैं वो काफ़ी, मदुरई के बारे में हमने देखा था, यहीं पर जो हमारा जो संगम लिटरेचर है वो क्या हुआ था, कंपोज्ड एंड कंपाइल हुआ था। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 मेन इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं। अब देखिए जो ये चीफ होते थे चोला, चेरा, पांड्या, ये जो है रेगुलर टैक्स कलेक्ट नहीं करते थे। ये जो है जो भी लोगों के द्वारा जो गिफ्ट वगैरह जो इनको दिए जाते थे, तो वही ये रिसीव करते थे, और उसी के थ्रू जो है इनका आगे का काम चलता था। जो मिलिट्री वगैरह को, आर्मी वगैरह को एस्टेब्लिश करना है, या अपने फोर्ट के लिए कुछ करना है, तो किले बंदी वगैरह करनी है, तो वो सारे काम जो है इनके थ्रू, जो लोगों के द्वारा इनको हेल्प प्रोवाइड करवाई जाती थी, उनके थ्रू किया जाता था। इसके साथ साथ और कहाँ से आता था, तो ये मिलिट्री एक्सपेडिशन भी करते थे, मतलब दूसरे राज्य को कॉन्कर करना। अब दूसरे राज्य को कॉन्कर करने से जो भी इनकम इनको मिलती है, जो भी रिसोर्सेज मिलेंगे, तो उनको भी एक तरीके से ये अपने एक्सपेंशन के लिए यूज़ करते थे। तो देखिए ये कलेक्ट करते थे ट्रिब्यूट फ्रॉम द नेबरिंग एरिया से ये ट्रिब्यूट कलेक्ट करते थे। मतलब यहाँ पर रेगुलर टैक्सेस जो है वो कलेक्ट नहीं किए जाते थे। अब देखिए मैंने काफ़ी सारे पोइट्स इस टाइम पर हुए हैं जिन्होंने अपनी कंपोजिशन लिखी हैं, जो कि संगम लिटरेचर के अंदर आती है, संगम कलेक्शन के अंदर। और ये जो पोएम्स हैं तो ये किसके प्रेज में लिखी गई हैं, ये जो चोला, चेरा, पांड्या की जो की फैमिली से रिलेटेड जो भी मेन चीफ होते थे, मेन राजा होते थे, तो उनके बारे में लिखी गई हैं। एक बात आती है इसके अंदर सतवाहना डायनेस्टी के बारे में। तो देखिए संगम लिटरेचर के अंदर जो है सतवाहना डायनेस्टी का भी जो है मेंशन किया हुआ है। ये जो है काफ़ी पावरफुल थी, जो कि वेस्टर्न इंडिया के अंदर, जो वेस्टर्न इंडिया यानी महाराष्ट्र, गुजरात वाला रीजन है, महाराष्ट्र वाला रीजन है, और ये कर्नाटका वाला रीजन है, तो इसके अंदर जो है ये काफ़ी पावरफुल डायनेस्टी हुआ करती थी। अब देखिए कि इसमें इंपॉर्टेंट रूलर जो है वो कौन थे, गौतमी पुत्र सतकर्णी, जिनका जो है नाम जो अपनी माता के नाम पर रखा गया था, और उनकी माता का नाम जो है गौतमी बालाश्री था। और गौतमी पुत्र जो सतकर्णी हैं, उनके बारे में जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो एक इंस्क्रिप्शन से मिलती है, जो कि इनकी मदर के द्वारा मतलब एस्टेब्लिश करवाई गई थी, कंपोज करवाई गई थी। तो देखिए ये गौतमी जो है बालाश्री,
इनके द्वारा एक इंस्क्रिप्शन जो है वो कंपोज करवाई गई, जिसके अंदर जो है गौतमी पुत्र सतकर्णी के बारे में मेंशन किया हुआ है। देखिए जो सतवाहना रूलर है इनको लॉर्ड्स ऑफ दक्षिणापथ भी बोला जाता था, क्योंकि यहाँ पर जो है रूट जो होता था दक्षिण की तरफ आने का वो इनके किंगडम से होकर जाता था। तो एक तरीके से इनको लॉर्ड बोला जाता था उस दक्षिणापथ का, जो रोड या जो रूट क्या करता था, लीड करता था साउथ की तरफ। साउथ मतलब कौन सा रीजन, जहाँ पर जो चोला, चेरा और पांड्या जो है रूल करते थे, तो उसके अंदर। और मेनली जो है इस सदर्न रीजन को जो है दक्षिणापथ के नाम से भी जाना जाता है। अब हम बात करते हैं स्टोरी ऑफ सिल्क रूट के बारे में। तो देखिए सिल्क रूट जो है इसका नाम क्यों पड़ा, तो देखिए सिल्क एक तरीके का जो है आप बोल सकते हैं कि एक तरीके का स्मूथ टेक्सचर और फैब्रिक काफ़ी हाईली वैल्यूएबल जो फैब्रिक होता है उसको बोलते हैं, यानी इसको जो है कपड़ा बनाने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल होता है, इसका टेक्सचर जो वो काफ़ी स्मूथ होता है, काफ़ी सिल्की, काफ़ी स्मूथ, काफ़ी रिच और ग्लोसी होता है, चमकीला होता है, काफ़ी चमक होती है इसके अंदर। तो देखिए ये जो है एक्सट्रैक्ट किया जाता है एक कोकून से, जो कि सिल्क वर्म होता है, एक सिल्क जो रेशम का कीड़ा होता है, उसके कोकून से इसको क्या किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, निकाला जाता है। और उसके बाद इसको एक तरीके से थ्रेड जो इसका थ्रेड जो निकलता है उसको वूवन करके, उसकी वीविंग करके, बुनाई करके जो है क्लॉथ को तैयार किया जाता है, कपड़े को तैयार किया जाता है। और इसकी टेक्निक जो है वो सबसे पहले इन्वेंट की गई थी बनाने की चाइना के अंदर, यानी सिल्क के थ्रू जो है, उस थ्रेड के थ्रू जो है हम क्या कर सकते हैं, क्लॉथ बना सकते हैं। तो इसकी टेक्निक जो है बनाने की वो चाइना के अंदर इन्वेंट हुई थी, चाइना के अंदर इसकी खोज हुई थी अराउंड 7000 ईयर एगो। और ये काफ़ी टाइम तक एक तरीके से सीक्रेट के रूप में रखा गया है, यानी इसको बताया नहीं गया किसी को भी, ताकि दूसरी कंट्रीज़ भी जो हैं इसको बनाने न लग जाएं और इससे जो है चाइना के जो लोग हैं जो इसको बनाते थे उनको इसका नुकसान ना हो। इसलिए जो है इसको काफ़ी ईयर तक गुप्त रखा गया। इसलिए काफ़ी सारे लोग जो हैं चाइना से वो क्या करते थे, काफ़ी दूर दूर तक जाते थे और वो बाय फुट और हॉर्स बैक और ओन कैमल्स कैरिड सिल्क विद दैम, और ये सिल्क का व्यापार करते थे, काफ़ी दूर दूर तक लेकर जाते थे और सिल्क का व्यापार करते थे। और जिस रूट्स के थ्रू होकर ये जाते थे उसी को जो है सिल्क रूट का नाम दे दिया गया। तो इस तरीके से जो है सिल्क रूट नाम पड़ा। अब उसके बाद जैसे जैसे ये लोग बाहर की तरफ जाने लगे तो जो है इसके बारे में नॉलेज जो है बाहर फैलने लगी कि किस तरीके से जो सिल्क को प्रोड्यूस किया जाता है। अराउंड 2000 ईयर एगो के बारे में अगर हम बात करें तो ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया सिल्क। किसके अंदर जो रूलर थे और जो रिच पीपल थे वो सिल्क के जो है एक तरीके का फैशन बन गया कि सिल्क के कपड़े पहनना है, सिल्क के कालीन वगैरह बनाना। तो इस तरीके के जो है टेक्सचर का यूज़ किया जाने लगा। ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता था, ये चाइना से आता था, काफ़ी डेंजरस रोड्स जो हाँ होते थे, क्योंकि कई बार जो इनको माउंटेन्स को क्रॉस करना होता था, डेजर्ट्स को क्रॉस करना होता था, इस तरीके से जो है। और कुछ किंग जो है इस रूट के ऊपर कंट्रोल रखते थे, क्योंकि जो लोग इसका व्यापार करने के लिए आते थे, ट्रेड करने के लिए आते थे, उनसे जो है टैक्स, ट्रिब्यूट और गिफ्ट जो है वो कलेक्ट करते थे ये रूलर। तो इस तरीके से इनको जो है बेनिफिट हो जाता था। तो देखिए अगर हम बेस्ट नोन की बात करें जिन्होंने सिल्क रूट को जो है कंट्रोल करने की कोशिश की है, तो ये हमारी कंट्री के अंदर जो है कौन थे, सब कॉन्टिनेंट के अंदर कुशाना रूलर थे। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने रूल्ड ओवर किया है सेंट्रल एशिया के ऊपर भी और हमारे इंडिया के ऊपर भी। इंडिया के नदर्न वेस्ट वाला जो रीजन है उसके अंदर जो है इन्होंने रूल किया है। तो आप देख सकते हैं कि इनका जो है सिल्क रूट के ऊपर जो है काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल था और इनको जो है इससे काफ़ी ज़्यादा अर्निंग भी होती थी। देखिए नॉर्थ वेस्ट इंडिया के अंदर जो है 2000 ईयर एगो कुशाना रूलर इन्होंने रूल किया। और इनके दो मेन इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ पावर थे, वो कौन कौन से थे, पेशावर जो कि पाकिस्तान के अंदर है, मथुरा जो कि हमारे यूपी के अंदर है। तो यहाँ पर जो है इनका पावर ऑफ सेंटर ज़्यादा मतलब पावर ऑफ सेंटर था। अब देखिए तक्षशिला को भी इसके अंदर इंक्लूड किया गया, जो तक्षशिला है वो उसको भी अब इन्होंने अपने किंगडम के अंदर इंक्लूड कर दिया था। अब देखिए जो सिल्क रूट था वो फैला हुआ था सेंट्रल एशिया से। सेंट्रल एशिया मतलब जो हमारे तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये वाला जो रीजन है वो सारा का सारा हमारा सेंट्रल एशिया के अंदर आता है। डाउन टू द सी पोर्ट तक, जहाँ पर हमारी इंडस रिवर जो है अरेबियन सी के अंदर गिरती है, वहाँ तक ये पूरा का पूरा फैला हुआ था। तो आप देख सकते हैं सेंट्रल एशिया का ऊपर वाला हिस्सा जहाँ पर कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सारे के सारे स्थान आते हैं। और इसके साथ साथ नीचे जहाँ पर इंडस रिवर जो है पाकिस्तान से फ्लो होकर नीचे अरेबियन सी के अंदर जाकर गिरती है, तो उसके पूरे के पूरे एरिया के अंदर जो है सिल्क रूट फैला हुआ था। और ये पूरा का पूरा इधर इस एरिया से होकर जो है कहाँ पर जाता था, रोमन एम्पायर के अंदर, चाहे वो जो है बाय फुट इसके अंदर यहाँ से जाता था रोड के थ्रू, लैंड के थ्रू जाता था, या फिर सी के थ्रू, जहाँ से इंडस रिवर गिरती है तो अरेबियन सी के थ्रू फिर जो है शिप के द्वारा उसको रोमन एम्पायर तक पहुँचाया जाता था।
तो इस तरीके से हम जो है सिल्क रूट के बारे में ये पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ से हमें मिलती है। अगर हम बात करें गोल्ड कॉइन्स के बारे में जो कि हमारे सब कॉन्टिनेंट के अंदर इंट्रोड्यूस किए गए थे, तो ये अर्लीस्ट किंग के अंदर आते हैं कुशाना ने जो है इनको इंट्रोड्यूस किया था। लेकिन उससे पहले जो है ये ग्रीक जो रूलर हैं उन्होंने भी जो है इंडिया के अंदर गोल्ड कॉइन्स का यूज़ किया था। लेकिन अगर लार्ज अमाउंट में बात करें तो लार्ज अमाउंट में सबसे ज़्यादा कुशाना के द्वारा गोल्ड कॉइन्स का यूज़ किया गया। अब देखिए बात करते हैं सेपरेट ऑफ बुद्धिज़्म, यानी बुद्धिज़्म का कैसे जो है ट्रेड किया गया इसको अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर और पूरे इंडिया के अंदर। तो देखिए इसमें भी मेन अगर हम बात करें कि जो कुशाना रूलर है जिसका नाम है कनिष्का, जिन्होंने जो है अराउंड 1900 ईयर है वो पहले रूल किया था। इन्होंने एक बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो ऑर्गेनाइज़ की। मेन जो है चार बुद्धिस्ट काउंसिल हुई हैं, इनमें से फोर्थ जो है बुद्धिस्ट काउंसिल वो किसके द्वारा ऑर्गेनाइज़ की गई है, ये कनिष्का के द्वारा ऑर्गेनाइज़ की गई है, जहाँ पर काफ़ी सारे स्कॉलर्स जो है इस काउंसिल के अंदर मिलते हैं और इम्पोर्टेंट मैटर्स पर डिस्कशन करते हैं। अगर हम अशोक घोष की बात करें तो अशोक घोष काफ़ी इम्पोर्टेंट पोएट रहे हैं, जिन्होंने बुद्धा की बायोग्राफी लिखी है जिसको हम किस नाम से देखते हैं, बुद्धचरिता। वो इन्हीं के कोर्ट में रहता था, किसके कोर्ट में, कनिष्का। तो अशोक घोषा ने कौन सी बुक लिखी है, बुद्धचरिता, जो कि बायोग्राफी ऑफ बुद्धा है, जो कि किसके कोर्ट में रहता था, कनिष्का। तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, आप इसको याद कर सकते हैं। आप देखिए कि जो अशोक घोष था और जो अदर बुद्धिस्ट स्कॉलर थे, इन्होंने अब संस्कृत में लिखना स्टार्ट कर दिया था, यानी अब ये संस्कृत लैंग्वेज में लिखते थे। और इसी के साथ साथ जो है न्यू फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म जो है वो भी डेवलप हुआ। न्यू फॉर्म ऑफ बुद्धिज़्म कौन सा था, महायाना बुद्धिज़्म। महायाना, एक हीनयाना, महायाना, दो जो है अलग अलग ब्रांचेस के अंदर ये जो है फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल के अंदर ये बट गया था। अब जो है यहाँ पर महायाना बुद्धिज़्म भी इंट्रोड्यूस हुआ। इसकी दो डिस्टिंक्ट फीचर थी महायाना बुद्धिज़्म की। दो फीचर कौन सी थी, कैसे ये जो अर्लीस्ट बुद्धिज़्म जो सेपरेट था उससे किस तरीके से अलग था। तो देखिए अगर हम अर्लियर की बात करें तो अर्लियर में क्या होता था कि जो बुद्धा की प्रेजेंस है उसको शो किया गया था अलग अलग साइन से, मतलब अलग अलग चिन्ह जो है, अलग अलग चिन्ह, अलग अलग साइन जो है वो यूज़ किए जाते थे बुद्धा की प्रेजेंस को दिखाने के लिए। जैसे कि बुद्धा को जब अनलाइटमेंट प्राप्त हुआ था, अटेन हुआ था, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो उसके लिए जो है पीपल ट्री का यूज़ किया जाता है। क्यों, क्योंकि पीपल ट्री के नीचे ही उनको जो है, मतलब एक बोधि ट्री वृक्ष था, उनके नीचे ही उनको क्या मिला था, ज्ञान प्राप्त हुआ था, इसलिए उसको जो है पीपल ट्री के साइन से दिखाया जाता था। लेकिन अब महायाना के अंदर क्या किया जाने लगा, अब जो है बुद्धा के स्टैचू बनाए जाने लगे, यानी बुद्धा के स्टैचूज़ की वर्शिप होने लगी। ये बुद्धा के स्टैचूज़ जो है मथुरा, तक्षशिला, इनके अंदर जो है अच्छे से मिल जाते हैं। अगर सेकंड चेंज की बात करें तो सेकंड चेंज था बिलीफ इन बुद्धिसत्वा। बुद्धिसत्वा के अंदर जो है वो बिलीफ था, जो वो क्या हो गया कि उसके अंदर ये बोला जाता था कि पहले कि जो भी अगर आपको नॉलेज अटेन हुई है तो उसको आपने क्या करना है, दूसरों तक फैलाना है, ना कि उसको अपने तक सीमित रखना है। तो लेकिन इसके अंदर क्या चेंज किया गया कि अगर आप चाहें तो आप जो है अकेले आइसोलेशन में रह सकते हैं, कंप्लीट मेडिटेशन में। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप जो है जगह जगह आकर क्या करें, अपनी टीचिंग को फैलाएं। जैसे बुद्धा जो है वन प्लेस से लेकर दूसरे प्लेस तक जाते थे और उनके जो डिसाइपल हैं वो भी उनको फॉलो करते थे और अपनी टीचिंग्स को पूरा ऑल ओवर फैलाते थे। लेकिन जो महायाना जो ब्रांच आई है बुद्धिज़्म की, उसके अंदर कहा गया कि अगर आप चाहें तो ये काम कर सकते हैं कंटिन्यू, लेकिन अगर आप चाहते हैं कंप्लीट आइसोलेशन में रहना और मेडिटेशन करना चाहते हैं तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है वन प्लेस टू दूसरे प्लेस जाकर कि आप दूसरे लोगों को टीच करें, अपनी जो नॉलेज है वो दूसरों को बताएं। तो ये चेंज जो है, मेजर चेंजेस, दो चेंजेस इसके अंदर हुए। अब बुद्धा के जो स्टैचू की जो है वर्शिप की जाने लगी और जो है लोग अपना जो भी बुद्धिस्ट को फॉलो करते थे, बुद्धिज़्म को फॉलो करते थे, वो आइसोलेशन में रहकर मेडिटेशन भी कर सकते हैं। तो देखिए इसके द्वारा ये जो है जो महायाना बुद्धिज़्म था इसको फैलाया गया कहाँ पर, सेंट्रल एशिया, चाइना, कोरिया और इसके साथ जापान, इन एरिया के अंदर भी इसको जो है फैलाने के लिए प्रयास किए गए। इसके साथ साथ इंडिया के अंदर भी जो है वेस्टर्न और सदर्न जो इंडिया है वहाँ पर भी जो है इसको काफ़ी सेपरेट किया गया बुद्धिज़्म को, और काफ़ी सारी केव्स जो है वो एस्टेब्लिश की गई बुद्धिस्ट मोंक के लिए, क्योंकि मोंक जो है वो वन प्लेस टू सेकंड प्लेस जाकर लोगों को टीच करने का काम करते थे। तो इसलिए काफ़ी सारी केव्स भी जो है वो बनाई गई, और ये केव्स जो है किंग्स और क्वीन के द्वारा ऑर्डर देकर बनाई जाती थी। कुछ एक केव्स जो हैं वो मर्चेंट और फार्मर्स के द्वारा भी बनवाई गई हैं, और ये केव्स मेनली जो है वेस्टर्न घाट्स के पास में बनाई गई हैं। देखिए बुद्धिज़्म को अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर भी सेपरेट किया गया। तो ये देखिए हमने देखा कि श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और अदर पार्ट्स ऑफ सदर्न ईस्ट एशिया यानी इंडोनेशिया, साउथ ईस्ट एशिया का जो दूसरे पार्ट है इंडोनेशिया,
वाले हिस्से और इसके साथ साथ जो श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड है, इनके अंदर भी जो है बुद्धिज़्म को फैलाया गया। अगर हम ओल्डर फॉर्म की बात करें बुद्धिज़्म की, तो ओल्डर फॉर्म जो है वो थेरावादा है। तो हमने नई फॉर्म देखी महायाना, और ये ओल्डर फॉर्म की बात की गई है थेरावादा बुद्धिज़्म। ये भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है इन एरिया के अंदर। जो ये हमने एरिया की बात की है तो इनके अंदर भी ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं केव जो बनाई गई है पत्थर को काटकर। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस रॉक को काटकर ये केव बनाई गई है। ये महाराष्ट्र के अंदर है, कार्ले रीजन के अंदर। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये बुद्धा के जो स्टैचूज़ हैं जिनका यूज़ किया जाने लगा वर्शिप के लिए महायाना बुद्धिज़्म के थ्रू। तो ये देखिए ये मथुरा रीजन के अंदर मिली हुई है, और ये इमेज जो है वो तक्षशिला के अंदर मिली है। यहाँ पर देखिए ये स्कल्पचर है, स्कल्पचर यूज़ किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बोधि ट्री आप देख सकते हैं, और नीचे ये जो है एम्प्टी सीट आप देख सकते हैं जो बुद्धा ने जहाँ पर अपना बैठ के जो है नॉलेज अटेन की थी। तो ये एक तरीके से जो उसके लिए स्कल्पचर बनाया गया जो कि सांची स्तूपा से लिया गया है, जहाँ पर बुद्धा को नॉलेज ऑफ अटेनमेंट हुआ था, अटेनमेंट ऑफ नॉलेज हुआ था। अब हम बात करते हैं पिलग्रिमेज के बारे में, यानी जो पिलग्रिमेज जो है हमारे कंट्रीज़ के अंदर आए हैं, उन्होंने जो काफ़ी सारी यात्राएं की हैं और उन्होंने काफ़ी सारे अकाउंट्स भी लिखे हैं, बुक्स भी लिखी हैं, तो उनसे भी काफ़ी ज़्यादा हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है यहाँ के बारे में। तो देखिए काफ़ी सारी जो डिस्टेंस लैंड है वहाँ से काफ़ी सारे कारवान्स और शिप्स के अंदर जो काफ़ी सारे जो पिलग्रिमेज हैं वो आए हैं जिन्होंने हमारे इंडिया के अंदर ट्रैवल किया है। इनमें से बेस्ट नोन अगर हम बात करें चाइनीज़ जो बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज हैं वो मेन है, जिसमें फायान जो कि सब कॉन्टिनेंट के अंदर 1600 ईयर एगो यानी 1600 ईयर एगो जो है वो पहले आया था। अगर हम युआन जंग की बात करें, युआन जंग जो है ये अराउंड 1400 ईयर एगो है। उसके बाद इत्सिंग की बात करें तो ये जो युआन जंग है उससे 50 ईयर आफ्टर है। तो यहाँ पर आप जो है इनका कर्म भी याद कर सकते हैं कि कौन सा जो है यात्री सबसे पहले आया, कौन सा पिलग्रिमेज जो है वो सबसे पहले आया। तो आप देख सकते हैं फायान जो है वो सबसे पहले आया है, उसके बाद युआन जंग आया है, सेकेंड थर्ड जो है वो इत्सिंग आया। तो ये चाइनीज़ बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज है। तो इन्होंने काफ़ी सारे जो अपने अकाउंट्स लिखे हैं जिनके अंदर उन्होंने अपने बताया कि इन्होंने किस तरीके से काफ़ी सारे डेंजर से होकर जो है इन्होंने ट्रैवल की हैं। सबसे पहले इन्होंने जुंग जांग वो बताते हैं, जुंगजांग बताते हैं कि इन्होंने जो है चाइना वापस जाने के लिए लैंड रूट अपनाया था, जो कि किससे थ्रू होकर जाता था, नॉर्थ वेस्ट जो रीजन था कंट्री का, नॉर्थ वेस्ट रीजन और सेंट्रल एशिया जो कि हमारा पाकिस्तान वाला एरिया है, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान ये वाला एरिया है। तो उस एरिया से होकर इन्होंने जो है चाइना के अंदर ये वापस गए, और ये अपने साथ जो है स्टैचू ऑफ बुद्धा मेड ऑफ द गोल्ड, बुद्धा के जो स्टैचू हैं जो कि गोल्ड के बने थे, सिल्वर के बने और सैंडलवुड, साथ साथ 1600 मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो हाथों के द्वारा मैन्यूस्क्रिप्ट्स इनके द्वारा लिखी गई हैं वो अपने साथ में लेके गए, जो कि 20 हॉर्सेस के ऊपर जो है इनकी बैक पर जो है इन्होंने लादी हुई थी, उनको अपनी कंट्री के लेकर गए। लेकिन इनमें से 50 जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स थी वो इनकी रास्ते में लॉस्ट हो चुकी थी, क्योंकि रास्ता जो है वो काफ़ी ज़्यादा कठिन था। अब पिलग्रिमेज होते क्या हैं, देखिए पिलग्रिमेज होते हैं ऐसे मैन और वीमेन काफ़ी जो कि जर्नी करते हैं होली प्लेसेस की, पवित्र स्थानों की जर्नी करते हैं इन ऑर्डर टू वर्शिप करने के लिए, पूजा के उद्देश्य से, वर्शिप करने के उद्देश्य से जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर पवित्र स्थानों की यात्रा करने के लिए जाते हैं, उनको हम पिलग्रिमेज बोलते हैं। अब हमने देखिए पीछे जो है युआन जंग की जो यात्रा है उसके बारे में देखिए कि उन्होंने लैंड रूट लिया था। अब देखिए फाइयान की बात करते हैं कि वो चाइना जो है वो वापस कैसे लौटा था। तो देखिए इसने जो है शिप मतलब ये एक जो एक शिप पे सवार हो गए, इन्होंने जो है थ्रू वाटर और थ्रू सी जो है यात्रा करने स्टार्ट की। तो इन्होंने बंगाल से जो एक शिप के अंदर जो है ये बोर्ड हो गए, मतलब वहाँ पर चढ़ गए, और मर्चेंट के साथ कुछ मर्चेंट्स जो है वो जा रहे थे, उनके साथ जो है ये इन्होंने ट्रैवल करना स्टार्ट किया। 2 डेज़ ही स्पेंड हुए थे ट्रैवल करते हुए, 2 दिन ही बीते थे कि एक भयानक स्टॉर्म जो है वो आ गया, और उसकी वजह से क्या हुआ कि ऐसी कंडीशन हो गई, शिप के डूबने के चांसेस हो गए, जिसकी वजह से मर्चेंट ने क्या किया, अपने सारे के सारे जो मर्केंटाइज जो भी वो बेचने के लिए जा रहा था वो सारे के सारे उसने क्या कर दिए, अनलोड कर दिए, मतलब उसको पानी में फेंक दिया। इसके साथ साथ देखिए अपने आप को शिप को डूबने से बचाया। इसी तरीके से फाइयान ने भी अपनी जो पर्सनल बिलोंगिंग थी, जो छोटी छोटी चीज़ें उसने अपने साथ में रखी थी, वो भी उसको पानी में फेंकनी पड़ी, लेकिन उसने अपने साथ जो बुक्स और स्टैचूज़ रखे थे बुद्धा के, वो उन्होंने नहीं फेंके, वो जो है उससे जुड़े रहे। अराउंड 13 डेज़ तक जो है वो स्टॉर्म में, तूफान में फंसे रहे। उसके बाद जो है ये जो है 90 डेज़ तक ये शी के अंदर ही यात्रा करते रहे, और उसके बाद ये जावा जो कि इंडोनेशिया का द्वीप है वहाँ पर पहुँचे, और उसके बाद वहाँ पर 5 मंथ रुकने के बाद ये वापस जो है वो चाइना के अंदर अपना चाइना
के लिए इन्होंने दूसरा शिप लिया और उसके बाद ये चाइना गए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उसने जो है डिस्क्राइब किया हुआ है किस तरीके से सी के बारे में डिस्क्राइब किया है कि ये काफ़ी ज़्यादा क्या है बाउंडलेस है, इसका कोई भी मतलब बाउंड्री नहीं है, ये काफ़ी दूरी तक फैला हुआ है। अगर आपको आपको पता लगाना है कि आप किस डायरेक्शन में हैं तो आपको सन, मून या स्टार्स के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है, उनकी मोशन के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है कि वो किस तरीके से मूव कर रहे हैं, तभी आपको पता लगेगा कि आप कौन सी दिशा में जा रहे हैं। अगर वहाँ पर बिल्कुल डार्क है और रनी वेदर है, यानी आपको पता ही नहीं लग रहा, ना वहाँ पर सन है, ना मून है, ना स्टार है, तो आपको जो है जैसे विंड चल रही है उसी के हिसाब से आपको उसके साथ चलना पड़ता है। उसके बाद देखिए नालंदा के बारे में युआन जंग ने क्या बताया कि नालंदा जो है वो काफ़ी यूनिक सेंटर हुआ करता था उस टाइम पे बुद्धिस्ट लर्निंग का। नालंदा यूनिवर्सिटी जो आपने अभी भी सुना होगा, जो बिहार के अंदर है, तो वहाँ पर ये काफ़ी फेमस जो है बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री हुआ करती थी उस टाइम पर, और अभी भी है, काफ़ी अच्छे से जो है बुद्धिस्ट टीचिंग यहाँ पर होती है। तो यहाँ पर जो है काफ़ी टाइम तक युआन जंग ने और फायान ने काफ़ी स्टडी किया है। तो उसने डिस्क्राइब किया है कि यहाँ पर जो टीचर्स हैं वो काफ़ी, उनकी एबिलिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा है और वो काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हैं। वो बुद्ध के जितने भी रूल्स हैं, उनकी टीचिंग है, उनको सिंसियरली फॉलो करते हैं, और इनके जो मोनेस्ट्री के जो रूल हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्या है स्ट्रिक्ट है, और हर किसी को उनको फॉलो करना पड़ता है, और हर टाइम जो है वहाँ पर डिस्कशन चलता रहता है, और हर जो यंग लोग हैं, ओल्ड लोग हैं, वो एक दूसरे को म्यूचुअली हेल्प करते हैं। इसी तरीके से जो अलग अलग कंट्री से, अलग अलग जगहों से काफ़ी सारे लर्नड मैन, जो शिक्षित लोग हैं, वो यहाँ पर अपने डाउट क्लियर करने के लिए आते हैं। तो जहाँ पर जो गेट कीपर रखे होते हैं वो कुछ एक क्वेश्चन पूछते हैं उनकी एंट्री से पहले, कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछते हैं। अगर आप डिफ़िकल्ट क्वेश्चन का आंसर दे पाते हैं तो ही आपको अंदर आने के लिए अलाउ किया जाता है, अदरवाइज़ यहाँ पर आपको अलाउ नहीं किया जाता। अराउंड 10 में से अगर हम बात करें, 7 to 8 जो है वो जवाब देने के लिए बिल्कुल भी मतलब उनके पास इन क्वेश्चंस का जवाब नहीं होता, इसलिए उनको वापस भेज दिया जाता है। अब देखिए उसके साथ साथ अगर हम बात करें बिगिनिंग ऑफ द भक्ति, इस टाइम पर भक्ति की भी शुरुआत होने लगी थी, यानी नॉर्दर्न इंडिया के अंदर जो है भक्ति की शुरुआत हुई। तो देखिए भक्ति का मतलब ये है कि कुछ एक जो सर्टेन डाइटीज़ हैं, डेटी हैं, उनकी वर्शिप करना स्टार्ट कर दिया। तो इसके अंदर देखिए इसमें जो है हिंदुइज़्म ने काफ़ी इम्पोर्टेंस जो है वो गेन की। हिंदुइज़्म के जो डेटी हैं इसके अंदर इंक्लूड हैं शिवा, विष्णु, गॉडेस दुर्गा। तो इनकी जो है वर्शिप की जाने लगी भक्ति के थ्रू। काफ़ी सारे जो हैं जैसे सॉन्ग्स वगैरह, जो भक्ति के सॉन्ग्स वगैरह गाना है, या फिर उनके जो स्टैचू वगैरह बनाकर उनकी भक्ति करना है, तो इस टाइम पर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया। और इस भक्ति के अंदर क्या था कि एक पर्सन जो है वो पूरा डिवोट हो जाता है, डिवोशन दे देता है, अपना पूरा का पूरा समर्पण भाव होता है उसका उसके डेटी के प्रति। अब इसमें जो है ये होता है कि कोई भी रिच या पुअर, हाई या लो कास्ट, मैन या वीमेन, कोई भी व्यक्ति जो है किसी भी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता, कोई भी इस भक्ति के पाथ को फॉलो कर सकता है। अब देखिए जो आइडिया ऑफ भक्त है वो आया है भगवत गीता से। जो भगवत गीता है वो एक सेक्रेट बुक है, काफ़ी पवित्र बुक है हिंदूज़ की, जो कि महाभारत के अंदर, महाभारत जो एपिक है, महाकाव्य है, उसके अंदर ही जो है इसको लिखा गया है, जिसके अंदर कृष्णा ने, जो लॉर्ड कृष्णा है, उन्होंने अर्जुना को अपने डिवोटी की तरह और एक फ्रेंड की तरह कहा है कि वो सारे के सारे जो हैं मोह माया को छोड़कर धर्म की शरण में चले जाएं और मेरी शरण में आ जाएं। तो इस तरीके से जो है उन्होंने अपनी सारी की सारी टीचिंग जो है वो भगवत गीता के अंदर जो है उनकी टीचिंग को कंपोज किया गया है, और इस तरीके से बताया है किस तरीके से एक व्यक्ति जो है वो भक्ति का मार्ग जो है वो अपना सकता है, अपना जो है डिवोशन जो है वो क्या कर सकता है, अपने डेटी के लिए दे सकता है। तो इसमें देखिए जो डेटी की इसके अंदर स्पेशल इमेजेस हैं वो बनाई जाती हैं, और इन स्पेशल इमेजेस को जो है स्पेशल होम्स तैयार करके उनके अंदर रखा जाता है, और ये स्पेशल होम्स जो है उनको क्या बोला जाता है, टेम्पल्स बोला जाता है। तो ये टेम्पल्स के अंदर इनको रखा जाता है। अब देखिए भक्ति की वजह से ही, जो भक्ति डेवलप होने की वजह से क्या हुआ कि काफ़ी सारी आर्ट्स जो हैं उनको भी एक्सप्रेशन मिलने लगे, मतलब वो भी स्टार्ट हुई, जैसे स्कल्पचर बनाना, यानी मूर्तियाँ बनाना। भक्ति की वजह से लॉर्ड शिवा, दुर्गा, विष्णु की मूर्तियाँ बनने लगी, उनके ऊपर पोइट्री लिखी जाने लगी, आर्किटेक्चर मतलब मंदिर वगैरह बनने लगे, वहाँ पर जो है शिव के मंदिर, विष्णु के मंदिर, दुर्गा माता का मंदिर, इस तरीके से जो है काफ़ी सारी चीज़ें जो है उनके साथ साथ डेवलप होनी शुरू हो गई। अब देखिए हिंदू वर्ड जो है, हमने अपने पिछले चैप्टर्स में भी हमने देखा है कि हिंदू वर्ड जो है वो किस लिए यूज़ किया जाता है। ये एक तरीके से ड्राइव किया गया इंडिया वर्ड से, जो कि इसको नाम दिया गया इंडस रिवर की वजह से। जो इंडस रिवर जो फॉलो करती है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, और कि फिर उसके बाद पाकिस्तान के अंदर चली जाती है, इसके ईस्ट की तरफ जो रहने वाले लोग हैं, रिवर के ईस्ट की तरफ जो रहने वाले लोग हैं, इनको जो है हिंदू बोला गया।
इनके द्वारा अरब और ईरानियन तो इनके द्वारा इंडस को प्रोनाउंस करने में दिक्कत होती थी, तो इसको हिंदोज बोलते थे। ये हिंदोज, इस रिवर को हिंदोज बोलते थे। तो इसी वजह से इनका नाम जो है, इधर रहने वाले जो पीपल हैं उनका नाम, उनको जो है हिंदू बुलाया जाने लगा, और इंडिया का नाम भी इंडस के नाम पर रखा गया। अब देखिए भक्ति के बारे में हमने देखा है कि ये जो है संस्कृत वर्ड भज से आया गया है, जिसका मीनिंग जो है टू डिवाइड और शेयर, डिवाइड करना, शेयर। तो इस तरीके से ये एक रिलेशनशिप बताता है किसके बीच में, डेटी और डिवोटी के बीच में। मतलब एक भक्ति जो है वो क्या करता है, वो भज वर्ड से लिया गया है, जो संस्कृत का वर्ड है, जो कि डिवाइड और शेयर, जिसका मीनिंग होता है डिवाइड और शेयर। और ये बताता है किस तरीके से जो रिलेशनशिप है किसके बीच में, भगवान और भक्त के बीच में क्या रिलेशन है। तो देखिए ये भक्ति जो है एक तरीके से भगवता को डाइवर्ट की जाती है। भगवता मतलब भगवान को डाइवर्ट की जाती है, यानी उसको जो है, जिसके पास जो है अपनी पोजेशन होती है, भागा, जिसके पास अपने भाग होते हैं, पोजेशन होती है, शेयर होती है, इस चीज़ का, गुड फॉर्चून का और ब्लिस का, यानी बात जिसके पास ब्लेसिंग्स होती हैं, गुड फॉर्चून होता है, तो वो भगवत, तो वो क्या करता है, अपने भक्त को ये अपनी जो ब्लेसिंग्स है वो शेयर करता है। इसलिए इसको बोला गया डिवाइड करना, यानी शेयर करना, डिवाइड करना, भुज। तो जो देवता होता है, यानी जो भगवत होता है, जो गॉड होता है, वो क्या करता है, अपने जो डिवोटी है उसको क्या करता है, शेयर करता है अपना क्या, गुड फॉर्चून और ब्लिस, मतलब उसको आशीर्वाद देता है, गुड फॉर्चून का आशीर्वाद देता है कि वो जो है अपना हिस्से का कुछ हिस्सा, उसको गुड फॉर्चून का कुछ हिस्सा जो है अपने भक्त को दे। तो इस तरीके से एक पोएम भी दी गई है एक भक्ता के द्वारा, बाय एक भक्ता, जिसके अंदर जो है लिखा गया है कि ये पोएम जो है कंपोज की गई है तमिल के अंदर बाय अप्पार के द्वारा, जो कि डिवोटी है किसका, शिवा का। और अप्पार जो है एक वेलाला मतलब कल्टीवेटर, फार्मिंग करने वाला, जिसके पास लैंड है अपनी खुद की और कल्टीवेट भी करता है, तो उसको वेला बोला जाता है, वेलाला। तो अपार भी क्या है, एक वेलाला है जिसके पास अपनी लैंड है, लेकिन वो पोएट बन चुका है और उसने तमिल में अपनी एक लॉर्ड शिवा को डिवोट करते हुए अपनी पोएम लिखी है। तो इसको आप देख सकते हैं कि इसके अंदर बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो ब्राह्मण के द्वारा जिसको लो समझा जाता है, चाहे वो स्क्वेंजर है, सफाई करने वाला है, या भी सर्वेंट है, तो वो सब जो है भगवान की शरण में जाकर जो है वो उसकी पूजा करते हैं और उसको अपना गॉड मानते हैं। अब देखिए एल्सवेयर की अगर हम बात करें कि उसी टाइम पीरियड के दौरान कुछ अगर दूसरे अगर रीजन के बारे में बात करें, तो देखिए जो क्रिश्चियनिटी है, क्रिश्चियन जो रिलीजन है वो इमर्ज हुआ वेस्ट एशिया के अंदर। वेस्ट एशिया जो कि सऊदी अरेबिया, सीरिया, ये वाला जो रीजन है, इज़राइल, पैलेस्तीन, जॉर्डन, ओमान, यमन, ये वाला रीजन है, तो वेस्ट एशिया। तो उसके देखिए उस रीजन के अंदर जो है क्रिश्चियन रिलीजन है वो इमर्ज हुआ अराउंड अबाउट 2000 ईयर है वो। तो देखिए 2000 ईयर है वो जो है ये क्रिश्चियन रिलीजन जो है वो इमर्ज हुआ, और जीसस क्राइस्ट जो है वो पैदा हुए थे, जिन्होंने इसकी धर्म की शुरुआत की थी। ये जो है बेथलेहेम के अंदर ये पैदा हुए थे, और ये पार्ट था किसका, रोमन एम्पायर का। बेथलेहेम जो है रोमन एम्पायर का पार्ट था। क्रिस्ट की जो टीचिंग्स हैं वो बताती हैं कि वो कहते हैं कि वो सेवियर ऑफ द वर्ल्ड है, यानी उन्होंने वर्ल्ड को बचाया है, रेस्क्यू किया है। उन्होंने लोगों को टीच किया कि वो दूसरे लोगों से उसी तरीके से बात करें, उसी तरीके से ट्रीट करें जैसे वो चाहते हैं कि बाकी के लोग हमें ट्रीट करें। यानी हमें क्या करना है, दूसरों को लव देना है, प्यार देना है, और उसके साथ साथ उनके ऊपर ट्रस्ट करना है। और इसी वजह से हम भी जो है दूसरे लोगों से लव और ट्रस्ट गेन कर सकते हैं। अगर आप दूसरों को लव और ट्रस्ट नहीं देंगे तो आपके ऊपर भी कोई भी आपको ना तो कोई लव देगा और ना ही आप उनके ऊपर कोई ट्रस्ट करेगा। तो देखिए कुछ एक वर्सेस भी हैं जो उनके बाइबल के अंदर दिए गए, जो काफ़ी होली बुक है, जिसके अंदर जो जीसस क्रिस्ट हैं उनकी टीचिंग्स जो हैं इस होली बुक बाइबल के अंदर लिखी गई हैं। तो उसका एक वर्स जो बताता है, ब्लेस्ड आर दोज हु हंगर, ऐसे हंगर पीपल और थ्रस्ट पीपल जो सही के लिए, सच्चाई के लिए खड़े रहते हैं, वो ब्लेस्ड हैं। चाहे वो भूखे भी हैं लेकिन फिर भी वो क्या हैं, ब्लेस्ड हैं। ब्लेस्ड आर मर्सीफुल, ऐसे लोग मर्सीफुल जो दूसरों के ऊपर दया करते हैं, तो वो भी क्या है, ब्लेस्ड हैं। जिनका हार्ट प्योर है वो भी ब्लेस्ड हैं, और जो पीस मेकर हैं वो भी क्या है, ब्लेस्ड है, और उनको सन ऑफ गॉड्स भी बोला जाता है। यानी ऐसे लोगों को जो पीस, शांति फैलाते हैं, वो भी ब्लेस्ड हैं, यानी गॉड के द्वारा उनको ब्लेसिंग दी जाती हैं, तो वो सन ऑफ गॉड्स हैं।
आगे देखिए, जो क्रिस्ट की जो टीचिंग है वो ऑर्डिनरी लोगों के लिए भी है। ऑर्डिनरी लोगों को ये टीचिंग बताने के लिए काफ़ी दूर दूर तक जो है फैलाई गई है। तो इसके अंदर देखिए वेस्ट एशिया के अंदर, अफ्रीका और यूरोप के अंदर इनको जो है सेपरेट किया गया। इसके साथ साथ देखिए फर्स्ट अगर क्रिश्चियन की बात करें, जो एक तरीके से प्रीच देने के लिए, यानी जो टीचिंग वगैरह करने के लिए आया हमारे कंट्री के अंदर, हमारे सब कॉन्टिनेंट के अंदर, वो कहाँ से आया? वो वेस्ट एशिया से आया, टू द वेस्ट कोस्ट। हमारे जो कॉन्टिनेंट है, हमारा जो कंट्री है, उसकी वेस्ट कोस्ट पर, ये जो वेस्ट कोस्ट है, इसकी जो वेस्ट कोस्ट है, इसके ऊपर जो है वो आया इंडिया के अंदर। और ये आया कहाँ से था? ये वेस्ट एशिया से आया था। इस चीज़ का ध्यान रखें, यूरोप से नहीं आया, ये वेस्ट एशिया से आया था। और विद इन 100 ईयर्स ऑफ द क्रिस्ट डेथ, यानी जब जीसस क्रिस्ट की डेथ हो चुकी थी, क्राइस्ट की डेथ हो चुकी थी, उसके 100 ईयर, विद इन 100 ईयर के अंदर आया था ये। और यहाँ पर जो लोग आए, तो उसने जिन्होंने क्रिश्चियन को अपनाया, तो वो क्रिश्चियन ऑफ केरला कहलाते हैं, यानी केरला की कोस्ट पर जो आया था। तो वहाँ पर जितने भी लोगों ने इस धर्म का पालन किया, इन टीचिंग को फॉलो किया, तो उनको क्रिश्चियन ऑफ केरला भी बोला जाता है। और इनको सीरियन क्रिश्चियन भी बोला जाता है, क्योंकि वो वेस्ट एशिया से जो लोग प्रीचिंग करने के लिए आए थे, वो सीरियन रीजन से आए थे, तो इसलिए इनको सीरियन क्रिश्चियन भी बोला जाता है, जो कि केरला के अंदर जो क्रिश्चियन है उनको। क्योंकि ये जो है मैंने बता दिया कि वेस्ट एशिया से आए थे। और ये जो है ओल्डेस्ट क्रिश्चियन कम्युनिटी है इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड की ओल्डेस्ट क्रिश्चियन कम्युनिटी है कौन सी? सीरियन क्रिश्चियंस। ये वर्ल्ड की ओल्डेस्ट क्रिश्चियन कम्युनिटी है। So this is the end of this chapter. If you like the video, then please like, share and subscribe our channel and press the bell icon for the further notification of the video. Thank you for watching the video. Take care of yourself and God bless you. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.